हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको हिमाचल से एक बहुत ही दुखद खबर देखने को मिलेगी। दरअसल में एक बस थी जिसमें लगभग 30 के आसपास यात्री थे। अब हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेजर लैंडस्लाइड के अंदर वो बस चपेट में आ जाती है, जिस वजह से 15 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की यहाँ पे हमारे सामने खबर है। एंड अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लापता हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने इस मौके के ऊपर अपना जो शोक है वो प्रकट किया है। एंड जो घायल हुए हैं और साथ साथ जिनकी डेथ हुई है, उनके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे एक सहायता के तौर के ऊपर यहाँ पे राशि भी दी जा रही है। तो दोस्तों, अपने आप में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो भी चल रहे हैं, ताकि जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको यहाँ पे जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई जा पाए। दोस्तों, दरअसल में इसका मेजर रीज़न यही है कि पिछले कुछ दिनों से ना आपने नोटिस किया होगा, नॉर्थ इंडिया के कई एरियाज़ के अंदर काफ़ी सारी बारिश देखने को मिल रही है। उस बारिश की वजह से आपकी जो लैंडस्लाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, और यही केस आपको यहाँ पे हिमाचल के केस में भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 8 अक्टूबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है वो नोबल प्राइज़ के बारे में है। दोस्तों, पहली चीज़ जो आपको समझ आनी चाहिए वो ये है कि नोबल प्राइज़ टोटल 6 चीज़ों के लिए मिलता है आज के टाइम के ऊपर। एक है आपका पीस के लिए, दूसरा लिटरेचर, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा फिजिक्स, पांचवा मेडिसिन और छठा आपका इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स अपने आप में अलग पता क्यों है? क्योंकि दरअसल में ना ये नोबल प्राइज बाद में ऐड हुआ। पहले स्टार्टिंग में 5 ही थे। मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में ये जो नोबल वर्ड आया ना, ये एल्फ्रेड नोबल जी के नाम से आया है। एल्फ्रेड नोबल वही हैं जिन्होंने बहुत बहुत सारी डिस्कवरीज आपको देखने को मिलती हैं। अब इन्होंने क्या किया, इनकी जो विल थी, जो उनकी डेथ से पहले जो अपनी विल लिख के गए, उसके अंदर इन्होंने 5 चीज़ों का यहाँ पे मेंशन किया था। वो 5 चीज़ों के अंदर इकोनॉमिक्स नहीं था मेंशन, बाकी पांचों चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन होती हुई देखने को मिल जाती हैं। अब होता क्या है, दुनिया भर में अलग अलग लोग हैं जो नोबल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशंस जो सबमिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स, लॉ मेकर्स, कुछ पुराने जो नोबल लॉरिएट्स हैं, वो इस तरह से नॉमिनेशन देते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। फिर उसके बाद एक ज्यूरी होती है, वो यहाँ पे उनको देखती है एंड अकॉर्डिंगली फिर अवार्ड जो है वो दिया जाता है। अब जैसे आप नोटिस करिएगा कि 1896 के अंदर एल्फ्रेड नोबल की डेथ हुई थी, जो कि बेसिकली डायनामाइट के इन्वेंटर थे। पर उनकी डेथ के 5 साल के बाद यानी कि 1901 से आपके नोबल अवार्ड्स देने स्टार्ट हुए। ध्यान रखिएगा, 5 तो स्टार्ट हो गए थे 1901 में, पर जो आपका इकोनॉमिक्स वाला था वो 1968 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जो कि स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने यहाँ पे आपका स्टार्ट किया था। बाकी इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि बाकी सारे के सारे जो नोबेल प्राइज होते हैं वो स्वीडन के अंदर आपको मिलते हैं। पर अगर मैं बात करूं आपकी नोबेल पीस प्राइज की, तो केवल और केवल पीस प्राइज ऐसा होगा जो कि नॉर्वे में दिया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न किसी को क्लियर नहीं है। एल्फ्रेड नोबेल ऐसा चाहते थे, पर लोगों ने थोड़ा आइडिया लगाया है कि नॉर्वे जो था थोड़ा शांत प्रिय देश था, तो दैट इज़ वाई इट कुड बी द रीज़न कि नोबेल पीस प्राइज आपका नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी पांचों आपके स्वीडन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जो नोबल प्राइजेस हैं, ठीक है, वो जैसे मैंने आपको बताया 1968 के अंदर इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा, और बाकी आपके जो है वो नोबल फाउंडेशन के द्वारा इस तरह से अवार्ड किए जाते हैं। पीस प्राइज आपका ओस्लो नॉर्वे के अंतर्गत होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये केवल और केवल इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है नोबेल प्राइज। पर अगर हम बात करें जो शांति पुरस्कार की बात है, पीस प्राइज की, तो वो इंडिविजुअल्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशन, संस्थानों को भी यहाँ पे दिया जा सकता है। और बास्ट में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनको दिया भी गया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको कोई ऐसा संस्थान याद है जो आपको पता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन को दिया गया हो? प्लीज कमेंट में बताना। इसके अलावा एक जो नोबेल प्राइज होता है वो मैक्सिमम 3 इंडिविजुअल्स ही शेयर कर सकते हैं। ये वाली बातें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। बाकी अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स का मैं नहीं मैंशन है, उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट हमने यहाँ पे बेसिक आइडिया समझ लिया। और जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसको एक गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी
फिजिक्स नहीं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो हमारे सामने है, तो हम उसको आज हम सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट इज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। तो देखो एक एक करके सारे डिस्कशन करेंगे, पर यहाँ पे जो मेडिसिन की डिस्कवरी है ना वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। सबसे पहली बात तो ये इन तीन लोगों को मिला है, दैट इज मैरी ई ब्रोंकॉव, फ्रेड रैम्स्टेल एंड आपका शिमोन साकागुची। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इनको मिला क्यों है। देखो आप लोग जानते होंगे ना कि बॉडी के अंदर हमारे सेल्स होते हैं, एक आपको टी सेल का पता होगा और एक पता होगा आपको बी सेल के बारे में। ये सारी चीजें आपने साइंस टेक्नोलॉजी के स्टैटिक पोर्शन में पढ़ी होंगी। दरअसल में जो टी सेल होते हैं ना उनका काम क्या होता है, वो आपके इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं ना, जो एबनॉर्मल सेल होते हैं बेसिकली, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम टी सेल का होता है। बट जब हम बी सेल की बात करते हैं तो ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों को पता होगा जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे आपका वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम किसका हो जाता है, ये काम हो जाता है आपका बी सेल का। ये सारी बातें आपको पता होंगी। और इनके काम को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ और बातें आप देखिए कि जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी पावरफुल है। बैक्टीरिया वायरस को डेफिनेटली वो फाइट करता है, पर साथ ही साथ ये अपने आप में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको क्या अटैक नहीं करना। दरअसल में ना एक प्रॉब्लम है विच वी कॉल एज ऑटो इम्यून डिजीजेस भी आपने सुना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो ये सेल्स हैं ये हमारे ही इम्यूनिटी को यहाँ पे डैमेज करने लगते हैं, मतलब हमारी ही बॉडी को हैम्पर करने लग जाते हैं, बॉडी के खुद के सेल्स को ही अटैक करने लग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने टाइप 1 डायबिटीज सुना होगा। टाइप 1 डायबिटीज में भी यही होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ना अपनी बॉडी के खुद के सेल्स को ही अटैक करने लग जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो उससे ऑटो इम्यून डिजीज हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारी बॉडी को कैसे पता या हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे पता कि बॉडी के खुद को सेल को मारना है या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको मारना है। देखो अभी तक ऐसा समझा जा रहा था कि यहाँ पे रोल होता है थाइमस का। दरअसल में थाइमस कुछ नहीं है, एक इम्यून ऑर्गन ही है जो हमारे ब्रेस्ट बोन के पीछे आपको लोकेटेड होता है। वो यहाँ पे ऐसा मानते थे हम लोग कि वो इंश्योर करता है कि बॉडी के अपने खुद को सेल्स को ना मारा जाए, उनको ऊपर अटैक ना हो, ऐसा अभी तक माना जा रहा था। पर आगे जाके पता लगा कि नहीं, ये बात पूरी अपने आप में सही नहीं है। तो यहीं पर रोल आता है हमारे ये जो तीन आपके जो डिस्कवरर्स हैं उनका। जैसे खासकर अगर मैं बात करूँ ना शिमोन साकागुची की, इनका काम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। इन्होंने दरअसल में ना बात करी किसकी, इन्होंने बात करी रेगुलेटरी टी सेल्स की, या फिर इसको ट्रेग्स या टी रेग्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या बोला शिमोन साकागुची ने, इन्होंने ये बोला कि भाई जो आपके टी सेल्स है ना उनमें एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी होती है जिसको हम लोग टी रेग्स या स्पेशल रेगुलेटरी टी सेल्स के नाम से जानते हैं। ये एक तरह से क्या होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड ये इंश्योर करेगा कि भाई किसके ऊपर अटैक करना है किसके ऊपर नहीं करना, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारे जो अलग अलग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स थे ना उनको रोकने के अंदर ये टी रेक्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अब इन्होंने जो अपनी डिस्कवरी करी वो एक चूहे के ऊपर करी, माइस के ऊपर। अब चूहे के ऊपर इन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो आपके ना ये टी रेक्स थे जो रेगुलेटरी आपके टी सेल्स हैं वो हटा दिए। जब रेगुलेटरी टी सेल्स हटाए गए चूहों के अंदर तो देखा गया कि चूहे में बहुत सारी ऑटोइम्यून डिजीजेस होने लग गई। इसका मतलब क्या है कि जब तक उसके पास टी रेक्स थे तब तक उसका इम्यून सिस्टम बॉडी के खुद को सेल को नहीं मारता था, पर जब अब टी रेक्स खत्म कर दिए गए हैं अब बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को मारने लग गया। दैट मीन्स व्हाट, कि टी रेक्स ऐसे सेल्स हो जाते हैं जो रेगुलेट करते हैं कि कौन से सेल को मारना है कौन से सेल को नहीं मारना। तो ऑटो इम्यून डिजीज से बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, टी रेक्स का होना। ठीक है ना। तो इसी काम को यहाँ पे किसने डिस्कवर किया, शिमोन साकागुची ने। एंड दैट इज वाई इन्होंने इनका नाम क्या दे दिया, रेगुलेटरी टी सेल्स। ऐसे इम्यून सेल्स जो कहीं ना कहीं एक्सेसिव इम्यून रिएक्शंस को सप्रेस करते हैं, सप्रेस मतलब उसको रोकते हैं, उसको खत्म करते हैं, और एक तरह के पेरिफेरल टॉलरेंस हमारे लिए यहाँ पे बनाते हैं। पेरिफेरल टॉलरेंस मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह से पूरी तरह से बैलेंस रहे। ये तो काम दोस्तों हो गया आपके शिमोन साकागुची का। पर इनके इसी काम को थोड़ा और आगे लेके गए कौन, आपके ब्रोंकाउ एंड रामस्टेल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी साथ ही साथ इन्होंने भी माइस को, इन्होंने भी चूहों को ही स्टडी किया। अब चूहों के अंदर इन्होंने पता क्या नोटिस किया कि भाई जो चूहों के अंदर एक जो जीन होता है, जीन के
एक्स क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ म्यूटेशन आ जाते हैं, एंड उन्होंने उस जीन का नाम दिया FOXP3। ठीक है। अब ये जो इन्होंने देखा ना कि ये जो पर्टिकुलर जीन है FOXP3, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इम्यून रेगुलेशन के लिए। अब क्वेश्चन ये आएगा दोनों का लिंकेज क्या हुआ। देखो एक्चुअली पता क्या है, ये जो जीन है ना FOXP3, यही जीन जो है वो दरअसल में कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, आपके जो टी रेग हो गया, जो रेगुलेटरी टी सेल्स हो गया, उसी के फंक्शन को, उसी के डेवलपमेंट को कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा है, वो यही जीन है। तो इस जीन के ऊपर वो दो साइंटिस्ट ने काम किया, और टी रेक्स वाला जो काम था वो आपका काम शिमोन साकागुची का आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर दोगे तो पता ये लगेगा कि FOXP3 जो जीन है वो आपका टी रेक को कंट्रोल करता है, एंड टी रेक की जिम्मेदारी होती है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है बॉडी के खुद को सेल्स को ना मारे, हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस ना हो। दैट इज द होल डिस्कवरी जो कि यहाँ पे इन तीनों के तीनों यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे करी गई हैं। एंड इनके इसी काम की वजह से मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बेसिस हमें एक आइडिया मिल जाता है हमारे इम्यून सेल्फ टॉलरेंस के बारे में। ये कुछ बातें थी जो इनकी डिस्कवरी आपको देखने को मिलती है। अब ये डिस्कवरी इतनी ज़्यादा फायदेमंद इसलिए हो जाती है क्योंकि हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यून सिस्टम कैसे पता लगता है कि कौन से आपके सेल्फ एंड नॉन सेल्फ क्या हैं, मतलब किसको मारना है किसको नहीं मारना, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल आपके जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़, उसको ट्रीट करने के अंदर इसमें हेल्प हो सकता है। इवन कैंसर की बात करें, कैंसर भी क्या करते हैं दरअसल में, जो टी रेग्स है ना उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। तो इसके रिसर्च में कैंसर को ट्रीट करने के अंतर्गत भी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, और भी इसके अलावा ऑर्गन एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स के अंतर्गत भी टी रेग की अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आ सकती है। तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि एक तो आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, जो उसके जो फैक्चुअल चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकली मेडिसिन या फिजियोलॉजी की, तो आपको यहाँ पे टी रेग और साथ ही साथ उसका जो रिलेशन है FOXP3 के साथ, इसके अलावा आपका टी सेल क्या होता है, बी सेल क्या होता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर ये पूछा जाएगा तो डेफिनेटली आप किसी भी एंगल से इसको आंसर फिर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज डूम स्क्रॉलिंग। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इस शब्द का मीनिंग क्या है। देखो कई बार ना हम लोग ऐसे बैठे बैठे हमारा अपना फोन स्क्रॉल करते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, और जाने अनजाने में हम इतना सारा नेगेटिव कंटेंट अपने अंदर भरते जा रहे हैं कि हमें खुद भी पता नहीं होता। देखो कई बार पता क्या होता है, जैसे स्क्रॉलिंग करते समय कभी कहीं, जैसे अभी भी हमने देखा, अभी हादसे की खबर आई कि हिमाचल के अंदर लोगों की डेथ हो गई। फिर आगे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कहीं पर किसी महिला के साथ रेप हो गया। आगे जाएंगे तो देखेंगे कि अच्छा, एक पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, या पत्नी ने पति को ड्रम में डाल दिया। तो ऐसी बहुत सारी हम लोग ना जो न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़, वो ऑनलाइन कंटिन्यूसली हम यहाँ पे कंज्यूम करते जा रहे हैं। अब हमें पता नहीं लग रहा, पर कहीं ना कहीं इस वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारा जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, हमारे दिमाग की फंक्शनिंग है, वो ख़त्म होती जा रही है। हमें ये समझ भी नहीं आ रहा। आज के समय के ऊपर जो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी हमारे यूथ के अंदर आ रही है ना, उसका एक सबसे बड़ा कारण और कुछ नहीं है, वो यही है। यही मतलब जो आपके फ़ोन, जो आपकी मम्मी बोलती है ना आपको कि आग लग जाए आपके फ़ोन को, वो सही बोलती हैं, क्योंकि ये फ़ोन ही आपकी ज़्यादातर समस्याओं का ये प्रॉब्लम है। और फ़ोन के अंदर भी जब आप इतनी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ कंटिन्यूसली आप एक तरह से सामने आप उसको कंज्यूम करते जा रहे हो, उससे और आपकी यहाँ पे एंग्जाइटी इंक्रीज होती जा रही है। अब साइंटिस्ट ने दोस्तों ऐसा पाया है कि जब आप इस तरह से डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो ना, तो ब्रेन का जो सिस्टम है वो एक तरह से ट्रिगर हो जाता है, और आपके ना ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको हम एमिगडाला के नाम से जानते हैं। ये दरअसल में आपके इमोशनल प्रोसेसेस के लिए जिम्मेदार होता है। अब वो जो आपका ब्रेन का वो हिस्सा है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, जिस वजह से आपके अंदर डर, आपके अंदर एंग्जाइटी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आपके ब्रेन का हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दरअसल में फ्रंटल लोब के आगे आपको लोकेटेड एक जगह देखने को मिल जाती है, जो कि आपके कोई भी डिसीजन मेकिंग, जैसे आपने कोई चीज़ प्लान करनी है, कोई डिसाइड करना है, कोई एक्शन लेना है, कोई भी डिसीजन मेकिंग आप लेते हो ना, तो उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल होता है। अब हमने जो डूल स्क्रॉलिंग करते हैं उससे हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप ज़िंदगी में गलत फैसले ले रहे हो या आपको फैसला लेना आता नहीं है ना, उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न ये फ़ोन के अंदर कंटिन्यूअसली आपकी जो डूम स्क्रॉलिंग होती जा रही है। इसीलिए आज के समय लोगों की जो डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है।
तो इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं इंसानों का नेगेटिविटी बायस आता है। हम इस तरह की न्यूज़ हेडलाइन पढ़ते रहते हैं कि हमारे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा डर वगैरह आता रहता है। तो ज़रूरत ये बन चुकी है कि अगर हमें आने वाले समय के अंदर अपने युवाओं को अपने स्वस्थ रखना है तो डूम स्क्रॉलिंग से बचना होगा। कैसे बच सकते हैं? देखो, एक तो आपको टाइमर लगाना होगा कि भाई ठीक है यार, 10 मिनट में इंस्टाग्राम यूज़ करूंगा या 10 मिनट में ये जो रैंडम न्यूज़ मैं पढ़ता रहता हूँ, ऐसे कंज्यूम करता रहता हूँ, इसके ऊपर मुझे रोक लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिन में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हम लोग इंस्टाग्राम ही यूज़ कर रखे हैं। इसके अलावा हम इंटेंशनल न्यूज़ ब्रेक्स लें ताकि इस तरह की स्क्रॉलिंग हमारे सामने ना हो। प्लस पुश नोटिफिकेशन जो आती है ना आपके फ़ोन के अंदर, उसको डिसेबल करें ताकि आप कंटिन्यूअसली वो जो रैंडम कंटेंट है उसको कंज्यूम ना करते रहें। मैं भी कई बार अपने टेलीग्राम पे आप सबको बताता हूँ कि रैंडम कंटेंट को कंज्यूम करने से बचें। रैंडम कंटेंट कंज्यूम करना यूपीएससी की तैयारी नहीं कहलाता। पूरा दिन टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रैंडम चीज़ें देखना और ये बोलना कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सिंपली अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। एनीवेज़, इसके अलावा माइंडफुल हैबिट्स को अडॉप्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, योगा, ठीक है? नेगेटिव न्यूज़ को पॉजिटिव न्यूज़ के साथ भी आप एक तरह से यहाँ पे आप उसको बैलेंस कर सकते हो ताकि आपके इमोशंस यहाँ पे रेगुलेट रहें। तो ध्यान रखिएगा कि डूम स्क्रॉलिंग आज के समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है एंड दैट इज़ व्हाई आप इस पॉइंट को अपने मेंस के आंसर में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या अगर फिल्म्स में क्वेश्चन आए कि डूम स्क्रॉलिंग न्यूज़ में है, क्या होता है, तो उसको भी आप आंसर करने में अब सक्षम हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ बीआरओ बिल्ड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। बीआरओ क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, अभी तक पता क्या था, दुनिया की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो थी ना, दैट वाज उमलिंगला पास रोड, जो कि आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही बनाई थी 2021 के अंदर। अब इसको भी, इस रिकॉर्ड को भी हमने बीट कर दिया है। हमने मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने यहाँ पे मिगला पास के ऊपर यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पे बना दी है। ये कहाँ पर है मिगला पास? ये आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि 19,400 फीट है अबव द सी लेवल। आप यहाँ पे देखो, मैप में देख सकते हो, हालांकि मैप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा छोटा सा ही बनाया है। यहाँ पर ये जो आपका ये मिगला आपको पास आपको देखने को मिलेगा ना, ये दरअसल में कनेक्ट करता है आपके हानले वाले रीजन को विद द आपका फुकचे रीजन। तो इस रीजन को यहाँ पे कनेक्ट करेगा और ये जो आपका पूरा पूरा रीजन है ना, ये इंडो चाइना बॉर्डर के साथ बहुत बहुत ज़्यादा पास में आपको देखने को मिल जाता है। तो अब हमने हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पे बनाई है, तो दैट इज़ वाई चाइना के अटैक को टैकल करने के अंदर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद हो रही है, क्योंकि हमारा डिफेंस प्रिपेयरनेस बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम लोकल टूरिज्म भी प्रमोट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे लोग आ पाएंगे, विजिट कर पाएंगे, तो लोगों को भी यहाँ पे टूरिज्म भी यहाँ पे आपको प्रमोट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब आपको और बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत इसको बनाया गया है। प्रोजेक्ट हिमांक दरअसल में 1985 के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जिसके माध्यम से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, लद्दाख वाले रीजन के अंतर्गत यहाँ पे अपना रोड कम्युनिकेशन नेटवर्क को यहाँ पे और शानदार यहाँ पे कर रही है। तो प्रोजेक्ट हिमांक भी आप ध्यान में रखिएगा। अब ये जो रोड बनाई गई है ना, इसके अंदर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इसको हम लोग रेजुपेव टेक्नोलॉजी या फिर कोल्ड रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मतलब क्या है। देखो, दरअसल में ना ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है, ये शानदार इसलिए बन जाती है क्योंकि ठंडे इलाकों के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन में इसका काम बहुत ज़्यादा शानदार है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली आपका जो बिटुमेन होता है ना, जिसके माध्यम से आप सड़क बनाते हो, तो उसको मिक्स कर दिया जाता है रेजुपेव के साथ। इस मिक्सचर से फ़ायदा पता क्या होता है कि अब जो आपका मिक्सचर होगा, वो आपके नॉर्मल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री नीचे भी आपका ये मिक्स पूरा रेडी हो जाएगा। उससे आपका फ्यूल और आपका खर्चा काफ़ी हद तक यहाँ पे बच जाता है। प्लस एट द सेम टाइम ये जो मिक्सचर होगा, इसके अंदर जो हीट है वो लंबे समय तक रह पाती है। इसीलिए ना बहुत ठंडे इलाकों के अंदर भी आपकी सड़क अच्छे से बन सकती है, सड़क के अंदर क्रैक नहीं आते। अदरवाइज ठंडे इलाकों में सड़क बनाना अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे कोल्ड रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी रेजुपेव यहाँ पे काम में आती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, दरअसल में हमारा जो CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी तरह यहाँ पे बनाई गई है। ये आपको एक बायो ऑयल बेस्ड असफाल्ट मॉडिफायर देखने को मिल जाएगा, जो कि बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको बताया ना कि आपका यहाँ पे ऐड कर दिया था बिटुमिन के अंदर। एंड इस तरह से आपका ये लंबे समय तक आपकी हीट को प्रिजर्व रखता है। दैट इज द होल टेक्नोलॉजी। पर एक चीज आपको और भी ध्यान में रखनी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, पता क्या होता है, जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ना,
हम न्यूज़ में ये पढ़ लेते हैं कि अच्छा चलो बीआरओ ने ये काम किया, पर हमें ये भी देखना होता है कि उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, एंड प्रोजेक्ट कौन सा है, एंड बीआरओ क्या है। देखो बीआरओ दरअसल में 1960 के अंदर फॉर्म हुआ था, ताकि भारत के बॉर्डर्स को, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बना पाए इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ आपके स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ध्यान रखिएगा कि बीआरओ जो है ना, 2015 ऑनवर्ड्स पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है। एंड इनका जो मोटो है दैट इज श्रमण सर्वम सध्यम, यानी कि दुनिया में हर एक चीज अचीवेबल है, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से हर एक चीज अचीव करी जा सकती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, और ये मोटो बहुत ही रेलेवेंट भी है, क्योंकि देखो कितने ठंडे इलाकों के अंदर इन्होंने जो सड़क बनाई है वो किस वजह से है, वो हार्ड वर्क की वजह से ही है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज NOSDCP एंड नेट पोलट्रिक्स। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इन दोनों वर्ड्स को कि आखिर इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है। देखो सबसे पहले तो ये पहला वर्ड आप देखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान। बेसिकली हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, उसने 1993 में 1993 के अंदर, जैसा वर्ड मेंशन है यहाँ पे ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल आपको कई बार नोटिस करने को मिलता है कि शिप से कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है, उससे हमारी वहाँ की पूरी पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। तो हमने 1993 के अंदर कंटिजेंसी प्लान बनाया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, ताकि कल को आगे कभी भी इस तरह से कोई ऑयल स्पिल हो जाए, उसको कैसे टैकल करना है, कैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में आपस में कोलैबोरेशन होना चाहिए, कैसे सरकार हो गया, पोर्ट्स हो गया, उनके बीच में कैसे कोलैबोरेशन करें ताकि इस तरह के ऑयल स्पिल को हम यहाँ पे टैकल कर पाएं। इसके लिए हमने यहाँ पे नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान जो है वो बनाया था। पर इसके साथ साथ एक दूसरा वर्ड भी है, NAT पोलरेक्स। अब इसमें क्या है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये जो है ना दरअसल में ये इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी बाइनियल फ्लैगशिप एक्सरसाइज है। बाइनियल मतलब जो 2 साल में एक बार होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं हम कितना रेडी हैं ऑयल स्पिल जैसी चीज़ों को टैकल करने के लिए, क्या हमारी रेडीनेस है या नहीं है, आपस में हम कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सेकंड आपका कॉन्सेप्ट है। तो आप देखोगे कि दो चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ें हैं। एक तो है हमारा जो प्लान कि कैसे किसी चीज़ को टैकल करना है, दूसरा हम चेक करते हैं कि कितनी हमारी रेडीनेस है, कितना हम सक्षम है उसको टैकल करने के अंतर्गत। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने आपकी 10th जो थी मीटिंग नेट पोलरेक्स की, और साथ ही साथ आपके NOSDCP की 27th मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट हुई एट द चेन्नई कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इसमें यही देखा गया कि हमारा जो प्लान था अभी भी कितना सक्षम है, एंड दूसरी चीज हमने ये देखी कि हमने जो एक्सरसाइज है उसके माध्यम से हम कितना आज के समय पूरी तरह से रेडी हैं अपने अपने वेसल्स के माध्यम से। तो इस पर्टिकुलर मौके के ऊपर 105 नेशनल डेलीगेट्स और 40 फॉरेन ऑब्जर्वर 32 कंट्री से आपको आते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके अंतर्गत हमने पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इन सब का इस्तेमाल किया अपनी रेडीनेस को चेक करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत की 75% से भी ज़्यादा एनर्जी नीड्स जो हैं वो इंपोर्ट के माध्यम से ही होती है। सो दैट इज़ वाई ऑयल स्पिल को टैकल करना, उसके लिए सक्षम होना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब ये सारा काम किया किसने, ये सारा काम किया इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है दोस्तों, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही है। जैसे अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देखा ना, जैसे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत था, ये भी यहाँ पे इसके अंतर्गत ही है। तो ये एक इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है, हमारे ओशन को प्रोटेक्ट करना, हमारे ऑयल, हमारे फिश, मिनरल्स, ये जो ऑफशोर वेल्थ है इसको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा आपके कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर शिप डूबने वाली होती है या फिर कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वहाँ पर उनको रेस्क्यू करना आपकी मैरिनर्स को, इंडियन कोस्ट गार्ड की ही यहाँ पे जिम्मेदारी है। इवन युद्ध के समय के ऊपर नेवी को बैकअप भी यही आपके करते हैं। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, एंड इसको हेड किया जाता है बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। अब यहाँ पे नोटिस करना, ये सर्च एंड रेस्क्यू का काम तो है ही है, फिशरमैन को प्रोटेक्ट करना भी काम है, अपने चीज़ों को आपका सेव करना, पर उसके अलावा आपके मैराइन पोल्यूशन को यहाँ पे कंट्रोल करना भी इन्हीं का काम है। तो इसी में आपके ऑयल स्पिल्स के रिगार्डिंग जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, पहली जो जिम्मेदारी है वो आपकी इन्हीं की बन जाती है। तो यही काम के कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग भी हुई, एंड आपका जो प्लान है उसको भी यहाँ पे रिव्यू किया गया। बाकी इसके अलावा एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन हो गया, जैसे कई बार आपका कोऑर्डिनेट कस्टम के साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं कि मान लो कोई पर्टिकुलर ऐसी नशीले पदार्थ है जिसको यहाँ पे स्मगल किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना भी इन्हीं की यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये कुछ बातें हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जो यहाँ पे काम करती है। बाकी इसके अलावा लाइफ को सेव करना, साइंटिफिक इंक्वायरी, ये सारे काम इन्हीं के बन जाते हैं। एंड इनका जो मोटो होता है दैट इज वयम रक्षकम, ठीक है, यानी कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, वी प्रोटेक्ट। एक और छोटा सा टॉपिक है वो है UPI इन कतार।
देखो यूपीआई के बारे में हम सबको पता ही है। दरअसल में हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं यूपीआई का। तो यूपीआई दरअसल में ना 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था बाय द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई दरअसल में आपकी एक नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है। नॉन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर मान लो एनपीसीआई ने कुछ प्रॉफिट किया भी ना, तो सारा का सारा प्रॉफिट ओनर्स को ना जाके अपने आप में ही वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन इन दोनों ने मिलके यहाँ पे एनपीसीआई को स्टैब्लिश किया था 2008 के अंतर्गत। एंड इसी एनपीसीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है यूपीआई। एनपीसीआई और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे आपका एटीएम्स को कनेक्ट करना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस हो गया, बहुत सारी इसके द्वारा चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। अब यूपीआई कतर में भी आ चुका है, ठीक है ना। तो दोहा के अंदर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने यूपीआई को दोहा में भी लॉन्च किया। इससे कहीं ना कहीं इंडिया और कतर के बीच में जो इकोनॉमिक रिश्ते हैं वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अब एक इंसान है वो आराम से ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो बड़े आराम से ये चीज़ हो जाती है। तो यूपीआई के माध्यम से इस तरह से टोटल 675 बैंक्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। ट्रांजेक्शन कभी भी आप दिन में, सुबह, रात में आराम से बहुत तेज़ी से यहाँ पे आप कर सकते हो। आराम से पैसा ट्रांसफ़र करना हो, बिल पेमेंट करना हो, एक दूसरे को पेमेंट करना हो, या इवन मर्चेंट को ट्रांजेक्शन करना हो, तो बहुत आराम से किया जा सकता है। अब मेरा आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ऐसा है जो आप मुझे कमेंट्स में आंसर करोगे। वो ये है कि यूपीआई आज के समय कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर एप्लीकेबल है, कौन कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ज़रा कमेंट्स में आप इसका आंसर करिएगा, राइट। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये बिल्कुल 2021 में फॉर्म हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आपका यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव के अंतर्गत। एक्साइज कॉन्कन की बात करें तो ये भारत और यूके के बीच में है। हमारी जो नेवी है और यूके की जो रॉयल नेवी है उसके बीच में हो रहा है, ना कि बांग्लादेश के बीच में। तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम को जो कंपोज करने वाले थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।